हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में हमने अभी तक बहुत सारी चीजों का पढ़ लिया, जैसे कि हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हिस्ट्री में हमने कई सारे साइंटिस्ट को देखा था, जिसमें से एक साइंटिस्ट थे सी बेंडा, जिसमें से एक साइंटिस्ट से कैमेलियो गोल्जी। कैमेलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी और उन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी कहा जाता है। उसके बाद हमने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो मेनली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है वैक्यूल्स, दूसरी होता है सिस्टर्नी और एक होते हैं वेसिकल्स। 3 चीजों से मिलके बना होता है। जैसे कि हमने इसकी संरचना में देखा था कि इस तरह से वैक्यूल्स ऊपर की तरफ देखने को मिलती, फिर सिस्टर्नी पतली पतली नलिकाकार संरचनाएं देखने को मिलती है और उसके बाद सिक्रेटरी वेसिकल्स देखने को मिलती है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो कुछ लिक्विड से भरे हुए पाउच के समान संरचनाएं होती हैं और इन्हीं से सिस्टर्नी का निर्माण होता है। जब ये आपस में फ्यूज हो जाती है तो सिस्टर्नी बना लेती है। तो सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टर्नल स्पेस के नाम से जानते हैं और इसमें इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा जो सिस्टर्नी होती है उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फेनेस्ट्री कहा जाता है। सिस्टर्नी जब मैच्योर हो जाती है, जब ये सिस्टर्नी मैच्योर हो जाती है तो ये सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में डिसोशिएट हो जाती है और इन्हीं के अंदर सिक्रेटरी जो प्रोडक्ट होता है वो भरा रहता है। जैसे कि प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। जो भी सिक्रेटरी जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर भरा रहता है और इस तरह से ये सिस्टर्नी से डिसोशिएट होती है। आज हम बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी जो होता है, ये गोल्जी अपैरेटस जो है उसका केमिकल कंपोजिशन कौन सा है। तो रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो गोल्जी अपैरेटस में मेनली प्रोटीन पाया जाता है, जो कि कितना होता है 60% होता है। उसके बाद 40% लिपिड देखने को मिलता है। देन उसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलते हैं और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। बात करें आगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि हम लिपिड की बात करते हैं तो इसके अंदर लिपिड के रूप में एक तो पाया जाता है लेसिथिन, सिंगोमाइलिन और फॉस्फेटिडाइल कोलिन पाया जाता है। फॉस्फेटिडाइल कोलिन देखने को मिलता है। लिपिड की बात करूं तो मुख्य लिपिड लेसिथिन, स्पिंगोमाइलिन व फॉस्फेटिडाइल कोलिन के रूप में पाई जाती है। 3 प्रकार के लिपिड देखने को मिल सकते हैं मुख्य रूप से। पहला है लेसिथिन, दूसरा है स्पिंगोमाइलिन और तीसरा है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल कोलिन ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर मुख्य रूप से सियालिक एसिड, ग्लूकोज, एमिन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्यूकोज के रूप में उपस्थित होते हैं। तो अगर मेनली अपन देखें कि गोल्जी बॉडी के अंदर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो 2-3 नाम तो हमें याद रखने ही। एक तो गैलेक्टोज याद रह सकता है, ग्लूकोज याद रख सकते हैं, ग्लूकोज, एमिन, फिर सियालिक एसिड और फ्यूकोज। इस 5 जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मेनली गोल्जी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एंजाइम की। तो एंजाइम जो होते हैं कई सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें गोल्जी बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है वो इसकी गोल्जी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, गोल्जी बॉडी की सक्रियता को बढ़ा देता है, उसको एक्टिव कर देता है, गोल्जी बॉडी को एक्टिव कर देता है। गोल्जी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अगर अपने को एक्टिव एंजाइम की बात करें तो वो भी कौन सा मिलेगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट। फिर एक आता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफर प्रोटीन ट्रांसफरेज एंजाइम। वो क्या करता है कि जैसे कि कोई भी सेकेराइड यूनिट है, डाइसेकेराइड यूनिट है, उसको किसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज कर देता है। तो डाइसेकेराइड यूनिट है उसको क्या बना देता है, ग्लाइकोप्रोटीन में स्थानांतरित कर देता है। इसलिए इसको
ग्लाइकोसाइल। ग्लाइकोसाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ग्लूकोज की जो यूनिट है उसको ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसको ग्लाइकोसाइल कहते हैं। और क्या बना रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है। इसके अंदर एक जो मेनली अपन को देखने को मिलते हैं, एक तो देखने को मिलता है CMP न्यूरामिक एसिड देखने को मिलता है, एक UDP गैलेक्टोज, एक UDP एसिटाइल ग्लूकोज एमिन देखने को मिलता है। एंजाइम की बात करें तो थायमिन पायरोफॉस्फेट, इस एंजाइम की गोल्जी काय में अत्यधिक सक्रियता पाई जाती है। दूसरा एंजाइम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम डाइसैकेराइड्स यूनिट को ग्लाइकोप्रोटीन को स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन है कि ये क्या कर सकता है? ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कर सकता है। तो इस एंजाइम का काम वहां पे भी आएगा, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज का। इसमें मेनली कौन कौन से होते हैं? एक होता है CMP न्यूरामिक एसिड, दूसरा है UDP गैलेक्टोज, तीसरा है UDP एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, यूडिनिन डाइफॉस्फेट एसिटाइल ग्लूकोज एमिन। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि एक और एंजाइम देखने को मिलता है एसिड फॉस्फेटेज। और ये जो एंजाइम होता है यह लाइसोजाइमल एंजाइम होता है, मतलब जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर जो भी एंजाइम पाया जाता है एसिड फॉस्फेटेज, वही एंजाइम गोल्जी बॉडी के अंदर भी देखने को मिलता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इसकी सांद्रता बहुत ही कम देखने को मिलती है, मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है गोल्जी बॉडी के अंदर। और गोल्जी बॉडी में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन देखने को मिलता है? तो वो होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत कम होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कब बनता है? जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, उसी दौरान ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का भी निर्माण होता है। फिर आपने एक और एंजाइम देखने को मिलता है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज, इसका नाम से पता चला ये क्या है? न्यूक्लियोटाइडेज, मतलब कुछ ना कुछ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड को ही ट्रांसफर करने का काम करता है। ये एंजाइम जो होता है एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के अंदर, ER के अंदर पाया जाता है, और उसके जैसा ही गोल्जी बॉडी के अंदर भी देखने को मिलता है। 5 न्यूक्लियोटाइडेज, यह एंजाइम एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम में पाए जाने वाले एंजाइम के समान होता है। उसके बाद एक और एंजाइम देखने को मिलता है NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज। इस एंजाइम की उपस्थिति से स्पष्ट है कि इसमें एकल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है। NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि गोल्जी काय जो है उसके कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी बॉडी के बारे में बात की थी। तो गोल्जी बॉडी के केमिकल कंपोजिशन में हमें 4 चीजें देखने को मिली थी। पहली जो चीज है वो क्या देखने को मिलती है? इसमें बहुत सारी प्रोटीन देखने को मिलती है। कितनी? 60% प्रोटीन देखने को मिलती है। उसके बाद हमें लिपिड देखने को मिलते हैं, लिपिड 40% देखने को मिलते हैं। कुछ मात्रा में इनमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं और एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो हमें लेसिथिन देखने को मिलता है, स्फिंगोमाइलिन देखने को मिलता है, और फॉस्फेटिडाइल कोलिन देखने को मिलता है। और वहीं अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन से कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं? तो एक सियालिक एसिड देखने को मिलता है, उसके बाद गैलेक्टोज, ग्लूकोज एमिन, ग्लूकोज और फ्यूकोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट गोल्जी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर अगर अपने बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, तो एंजाइम के अंदर मेनली इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव एंजाइम जो होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट देखने को मिलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देखने को मिलता है जो कि बहुत कम एक्टिव होता है, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम देखने को मिलता है, एक NADH एंजाइम देखने को मिलता है जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ETS सिस्टम के बारे में बताता है। एक और एंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम है एसिड फॉस्फेटेज, जो कि अपने लाइसोसोम के अंदर जो पाए जाते हैं उसके समान होता है, और एक ER के समान पाए जाने वाला एंजाइम देखने को मिलता है। ER में जो एंजाइम पाया जाता है उसके समान एंजाइम देखने को मिलता है 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। ये सारे के सारे एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? अपने गोल्जी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि गोल्जी के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अंदर मेनली क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण किया जा सकता है। अभी मैंने एक एंजाइम की बात की थी, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, वो क्या करता है, डाइसैकेराइड यूनिट को ग्लाइकोप्रोटीन में परिवर्तित करने का काम करता है, मतलब उसमें डाइसैकेराइड यूनिट को ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर स्थानांतरित करने का काम करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो गोल्जी इकाई के द्वारा निर्मित होता है। फिर हम दूसरा फंक्शन देखें तो ये क्या कर सकता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड का भी सिंथेसिस कर सकता है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। फिर उसके बाद अपन देखें कि और ये क्या कर सकता है, ये प्रोटीन सिक्रेशन करवा सकता है। अभी मैंने बोला था कि वेसिकल जो होती है वो जब मेच्योर हो जाती है तो उसके बाद सिस्टर्नी की मेच्योर होने के बाद उससे वेसिकल्स के रूप में सिक्रेटिव वेसिकल्स बाहर निकलती है। उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमें सिक्रेशन करवा रहा है वो मॉलिक्यूल उसके अंदर पाया जाता है। तो ये क्या कर सकता है, मेनली प्रोटीन का सिक्रेशन भी करवाता है। म्यूसिजन कणिकाओं का स्राव, सिक्रेशन ऑफ म्यूसिजन ग्रेन्यूल। गोल्जी बॉडी के द्वारा म्यूसिजन जो ग्रेन्यूल्स होती है उनका भी स्राव किया जाता है। फिर अपना और आगे बात करें तो ये क्या कर सकता है, लिपिड सिक्रेशन करवाता है, लिपिड का भी सिक्रेशन करवाते। गोल्जी बॉडी मैक्सिमम जो काम होता है वो सिक्रेशन से रिलेटेड काम करता है, इसलिए जितने भी सिक्रेशन वाले कार्य आते हैं वो सारे गोल्जी बॉडी के अंदर हम लिख सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं, सल्फेनेशन करवा देता है, प्लाज्मा झिल्ली का नवीनीकरण, रियूनल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है और इसकी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसकी संरचना लगभग समान होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कुछ एंजाइम से मिलकर बनी होती है, और जो गोल्जी बॉडी होता है वो भी इसी से बना होता है, तो लगभग समान होता है, इसलिए ये क्या कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिन्यूएबिलिटी कर सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये और क्या कर सकता है, लाइसोसोम का निर्माण कर सकता है। आपने सुना होगा GRLA गर्ल्स सिस्टम, उसके द्वारा गोल्जी बॉडी जो होता है वो हम लाइसोसोम का निर्माण कर सकता है। गोल्जी बॉडी, ER और लाइसोसोम ये तीनों मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको हम गल्फ सिस्टम कहते हैं, और उसमें जो अपना गोल्जी बॉडी होता है वह भी काम आता है। तो उसके बाद बात करते हैं पिगमेंट फॉर्मेशन। कोई सा भी पिगमेंट बनाना होता है तो ये कई सारे पिगमेंट का फॉर्मेशन कर सकता है गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का फॉर्मेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। BSc के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में एक्रोसोम निर्माण में गोल्जी बॉडी की जो रोल है उसके बारे में पूछा गया है। तो एक्रोसोम का जो निर्माण है उसके बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है गोल्जी बॉडी के। हम और डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति का निर्माण, ये सेल वॉल का भी निर्माण करवाता है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें पता है कि राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये जो प्रोटीन होती है वो किस में पाई जाती है, ER के अंदर। पहले ER के सरफेस पर, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए। अब ये राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है, तो ये क्या कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और वो प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ER के अंदर, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के अंदर पाई जाती है। इस प्रोटीन के साथ में एक कार्बोहाइड्रेट, सियालिक एसिड जो होता है वो जुड़ जाता है, तो ये सियालिक एसिड जब जुड़ता है और उसके बाद क्या होता है, छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से ये डिसोशिएट हो जाता है प्रोटीन और सियालिक एसिड। जैसे ही ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और आके सिस्टर्नी की सतह पर आकर फ्यूज हो जाते हैं। जब सिस्टर्नी की सतह पर आके ये फ्यूज होते हैं उसके साथ एक टर्मिनल साइड चेन जुड़ जाती है और गोल्जी की वेसिकल्स से होते हुए एक सिक्रेटिव वेसिकल्स के रूप में बाहर आ जाती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर ये सिक्रेटिव वेसिकल्स जो होती है फ्यूज हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इसका ट्रांसफर आगे कर दिया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है वो पूरा ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें अपने कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, दोनों ही मिल के जुड़े हुए ये प्रोटीन देखने को मिल रहा है। और ये जो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो
ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? गोल्जी अपरेटस के अंदर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। और प्रोटीन जो है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। और यहाँ पर प्रोटीन जो बनता है वो आगे गोल्जी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और गोल्जी से सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में वो बाहर आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है। इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है। चलिए हम नोट्स में पढ़ते हैं। राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह प्रोटीन अंतःप्राद्रव्य जालिका ईआर में पहुंचता है, जहां पर मेनोस तथा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, वहां पर कौन होता है? एक तो मेनोस होता है तथा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन की पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ती हैं। यह अणु गोल्जी इकाई की सिस्टर्नी में प्रवेश कर जाता है। एक बार मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा, चाहे वो मेनस हो, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन हो या फिर वो सियालिक एसिड हो, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हो तो उससे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। फिर ये सिस्टर्नी में प्रवेश कर जाता है। सिस्टर्नी में पैक्टोज, फ्यूकोस एवं सियालिक एसिड की अंतिम पार्श्व श्रृंखला जुड़ती है। इस प्रकार अणु ग्लाइकोप्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण। ग्लाइकोलिपिड का जो संश्लेषण होता है, ये सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड कैसे होती है? हमारा जो गोल्जी बॉडी होता है वो दो तरह के ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करता है। ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड दो तरह के, एक तो गैंग्लियोसाइड का करती है और दूसरा ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड का करती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास लिपिड है। लिपिड, इस लिपिड के अंदर ग्लाइकोसाइडेशन की क्रिया होती है और वो किसमें बदल जाता है? ग्लाइकोलिपिड के अंदर बदल जाता है। यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, ट्रांसफरेज एंजाइम। लिपिड जो होता है, ग्लाइकोसाइडेशन की क्रिया बढ़ जाती है लिपिड, और ग्लाइकोसाइडेशन की क्रिया से क्या होता है? वो ग्लाइकोलिपिड के अंदर बदल जाता है। जब लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में बदलने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांसफरेज एंजाइम। चलो नोट्स में पढ़ते हैं ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण। संश्लेषण ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी बॉडी द्वारा गैंग्लियोसाइड व ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड का संश्लेषण होता है। दो का ही होता है, एक तो गैंग्लियोसाइड का होता है, एक होता है ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड का संश्लेषण होता है। लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन द्वारा ग्लाइकोलिपिड में रूपांतरण होता है। यह क्रिया ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा प्रेरित होती है। ये ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के ऊपर ट्रांसफर करने का काम करता है, जिससे क्या बन जाता है? ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि प्रोटीन स्राव कैसे होता है। सब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सतह पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। उसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो देखो छोटे छोटे कण संरचना है वो कौन सी है? राइबोसोम है। राइबोसोम जो होती है प्रोटीन फॉर्मेशन की फैक्ट्री होती है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन कहाँ आके इकट्ठी होगी? ईआर के अंदर इकट्ठी होगी। फिर ये जो प्रोटीन बन जाएगी वो छोटी छोटी वैक्यूल्स और छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में गोल्जी बॉडी से अलग हो जाएगी, और ये जाकर किससे फ्यूज हो जाएगी? अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी अपरेटर से फ्यूज हो जाएगी। जैसे इस सिस्टर्नी से फ्यूज होती हुई दिखाई दे रहा है। जैसे ये सिस्टर्नी से फ्यूज होगी, फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये जो प्रोटीन होगी इसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग होकर ये छोटी सी वेसिकल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। और फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो जाएगी, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका क्या हो जाएगा? प्रोटीन का सिक्रेशन हो जाएगा। तो प्रोटीन सिक्रेशन में भी गोल्जी बॉडी जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए नोट्स में देखते हैं। राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन अंतःप्राद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी काय की सिस्टर्नी में पहुंचता है। गोल्जी सिस्टर्नी में निर्जलीकरण द्वारा प्रोटीन का सांद्रण होता है। ये सांद्रित प्रोटीन जाइमोजन कणिका, जाइमोजन ग्रेन्यूल या
सिक्रेटरी ग्रेन्यूल कहलाते हैं। यहाँ पर जो भी कणिका रूपी जो बनता है ना, इस कणिका रूपी को क्या बोलते हैं, जाइमोजन कणिका बोलते हैं, और या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। जाइमोजन कणिका के चारों ओर गोल्जी काई द्वारा झिल्ली आवृत होती है। यह प्रक्रिया पैकेजिंग कहलाती है। अभी यहाँ पे देखा था कि इस कणिका के ऊपर एक वेसिकल, अभी अपन ने देखा था कि इस कणिका के ऊपर एक वेसिकल का निर्माण हो रहा है, एक वेसिकल का निर्माण हो रहा है, और ये जो वेसिकल है इसी को हम क्या कह रहे हैं कि इस वेसिकल का, इस झिल्ली का निर्माण करना क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। जाइमोजन ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ संगलित हो जाती है तथा इसमें उपस्थित पदार्थ स्रावित हो जाता है। हम पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जब जाइमोजन ग्रेन्यूल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो जाएगा, तो वहां से बाहर क्या आ जाएगी, अपनी प्रोटीन का सिक्रेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं म्यूसिजन कणिकाओं का स्राव। म्यूसिजन कणिका, सिक्रेशन ऑफ म्यूसिजन ग्रेन्यूल। म्यूसिजन ग्रेन्यूल्स का जो सिक्रेशन होता है वो कैसे होता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि अपने पास ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल से एमिनो एसिड आते हैं, और वो कहाँ आते हैं, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के अंदर आते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी राइबोसोम सतह पर चिपके होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। इन एमिनो अम्लों से क्या हो जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन क्या होती है, एमिनो अम्लों की चेन होती है। तो एमिनो एसिड जो होती है, अगर वो आपस में जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगी। अब ये जो प्रोटीन होती है वो कहाँ जाती है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस के अंदर जाती है, और वो वहां पर जाकर किस में चेंज हो जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर चेंज हो जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर चेंज हो जाती है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें ब्लड वेसल्स से ही क्या आ जाता है, सल्फर ग्रुप आ जाता है, और जो सल्फेट होता है उससे ही क्रिया कर कर बना लेता है म्यूसिजन कण। क्या बना लेता है, म्यूसिजन कण। और फिर गोल्जी बॉडी जो होता है, इस म्यूसिजन कण के ऊपर, इस म्यूसिजन ग्रेन्यूल के ऊपर एक झिल्ली बना लेता है, जिसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, म्यूसिजन ग्रेन्यूल कह देते हैं। तो ये जो म्यूसिजन ग्रेन्यूल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज्ड हो जाती है, और फिर इसका जो सिक्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कर दिया जाता है। तो गोल्जी बॉडी जो होता है सिक्रेशन म्यूसिजन कणिकाओं का स्राव भी करवा देता है, सिक्रेशन ऑफ म्यूसिजन ग्रेन्यूल का स्राव करवाता है इस प्रकार। चलिए अपन डायग्राम में वो वैसे देखते हैं, जैसे कि ये ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल से क्या है, अमीनो एसिड, यहाँ पे राइबोसोम है, और राइबोसोम की वजह से ईआर में क्या हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगी। अब ये प्रोटीन कहाँ जा रही है, ये प्रोटीन अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जा रही है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाते ही किसमें बदल जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर बदल जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल से जो शुगर आएगी वो इस प्रोटीन के ऊपर जुड़ जाएगी, जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ब्लड वेसल्स के अंदर से ही हमें क्या देखने को मिलेगा, सल्फेट आएगा, और वो गोल्जी बॉडी के अंदर आएगा। जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन में सल्फेट जुड़ेगा तो वो किसमें बदल जाएगा, म्यूसिजन के अंदर बदल जाएगा। फिर ग्लाइको बॉडी म्यूसिजन के अंदर बदल जाएगा। फिर गोल्जी बॉडी जो होगा अपनी इसके ऊपर एक झिल्ली का आवरण चढ़ा देगा, जिससे ये किसमें बदल जाएगी, म्यूसिजन ग्रेन्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये म्यूसिजन ग्रेन्यूल जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज्ड हो जाएगी, और फिर इसका क्या हो जाएगा, सिक्रेशन हो जाएगा, बाहर इसका सिक्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो म्यूसिजन कणिकाओं का स्राव करवाता है। रक्त वाहिनियों से प्राप्त एमिनो एसिड से राइबोसोम द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से प्रोटीन गोल्जी सिस्टर्नी में प्रवेश करते हैं एवं ग्लाइकोप्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। यह ग्लाइकोप्रोटीन रक्त वाहिनियों से प्राप्त सल्फर के साथ क्रिया करके म्यूसिजन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस म्यूसिजन के चारों ओर सिस्टर्नी द्वारा झिल्ली प्रदान की जाती है, जिससे म्यूसिजन ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। ये म्यूसिजन ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर स्रावित हो जाते हैं, मतलब उससे फ्यूज्ड हो जाएंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड होने के बाद बाहर की ओर स्रावित हो जाएंगे। फिर लिपिड का स्राव, वही सेम प्रोसेस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होती है, और एक रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होती है वो क्या बनाती है, लिपिड बनाती है। तो
स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से रिपीट बनते हैं, और रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम क्योंकि इसके सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम होते हैं, और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनती है रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम से, तो जब प्रोटीन बनती है तो वहां से प्रोटीन का सिक्रेशन हो जाएगा, और उसी प्रकार अगर ऐसे ही आर है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम लिपिड को बनाएगी और उसी लिपिड का गोल्जी बॉडी में जाएगा और वो लिपिड वापस पैक हो जाएगा जैसे कि सेम प्रोटीन हुआ था, और उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में उसका, सॉरी ग्लाइकोलिपिड के रूप में उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि अपन बात करते हैं लिपिड सिक्रेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम में इसके अंदर क्या बना है, अपना ये लिपिड बना है। ये लिपिड जो है अब गोल्जी बॉडी से फ्यूज्ड होगा, और गोल्जी यहाँ पे वेसिकल्स के रूप में ये लिपिड जो होगा गोल्जी बॉडी से फ्यूज होगा। गोल्जी बॉडी जो होगा वो इस कोई ग्रेन्यूल के अंदर और इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ा देगा और इसको सिक्रेटिव वेसिकल्स के रूप में चेंज कर देगी। सिक्रेटिव वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी और फिर इसका सिक्रेशन हो जाएगा, तो लिपिड का सिक्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार लिपिड का सिक्रेशन किया जाता है। गोल्जी काय में अंतःप्रदिवी जालिका द्वारा लिपिड प्राप्त होती है। गोल्जी में लिपिड का सांद्रण हो जाता है तथा इसे वेसिकल के रूप में पैक कर दिया जाता है। इसको पैकेजिंग कह सकते हैं। यह वेसिकल प्लाज्मा झिल्ली के साथ संग्रहित होकर लिपिड का स्राव कर देती है। यहाँ पे स्राव है। फिर अपन बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की क्रिया क्या होती है, जो अपना गोल्जी बॉडी होता है सल्फेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। अब ये क्या करता है कि जो सल्फेट होता है उसको एटीपी के द्वारा क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। फिर सल्फो ट्रांसफरेंस एंजाइम की सहायता से सक्रिय एक्टिव जो सल्फेट होता है उसका स्थानांतरण हो जाता है। कोशिकाएं सल्फेट उपापचयों में भाग लेता है। सल्फेट को एटीपी द्वारा सक्रिय कर लिया जाता है। सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा सक्रिय सल्फेट का स्थानांतरण वही अणुओं को हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का नवीनीकरण या फिर रिव्यूनल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिव्यूनल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली का नवीनीकरण कैसे होता है, तो हमारे पास ये जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी अपरेटस से इसकी सिस्टर्नी है, और इस सिस्टर्नी से क्या बनती है, सिक्रेटिव वेसिकल्स बनती है। ये सिक्रेटिव वेसिकल्स जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो जाती है। जब ये फ्यूज हो जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सिक्रेटिव वेसिकल्स होती है इन दोनों की झिल्ली एक दूसरे में मिल जाती है, और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका रिव्यूनल हो जाता है। चलिए नोट्स में देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी द्वारा निर्मित सिक्रेटिव वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ संकलित हो जाती है। वेसिकल की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है। इस प्रकार गोल्जी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नवीनीकरण में सहायक होता है। फिर लाइसोसोम की निर्माण की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि गर्ल सिस्टम जो होता है, ये गर्ल क्षेत्र होता है, उसमें ये काम जो होता है संपन्न होता है। यहाँ पे गर्ल में जी का मतलब क्या होता है, गोल्जी अपरेटस। ईआर से मतलब है यहाँ पर एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, और एल का मतलब है लाइसोसोम। तो ये तीनों ही ऑर्गेनेल एक दूसरे के साथ मिलके निर्माण में मदद करते हैं एक दूसरे के, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गर्ल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी होता है वो क्या करता है, प्राइमरी जो लाइसोसोम होता है उसका निर्माण करता है। गर्ल जो रीजन होता है, गर्ल जो रीजन होता है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, जिससे कि लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर भी एसिड फॉस्फेटेज नामक एंजाइम देखने को मिलता है। लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी द्वारा प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी का गर्ल क्षेत्र इस कार्य को संपादित करता है। गर्ल क्षेत्र में एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। इससे स्पष्ट होता है लाइसोसोम का निर्माण इस क्षेत्र में होता है। बात करते हैं कि पिगमेंट फॉर्मेशन की, तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो पिगमेंट का फॉर्मेशन भी करता है। गोल्जी बॉडी द्वारा वर्णक कणिकाओं पिगमेंट ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। उदाहरणतः मेलिन का जो निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी के अंदर ही देखने को मिलता है। इन पिगमेंट ग्रेन्यूल का निर्माण मुर्गी के भ्रूण के रेटिनल सेल्स एवं सेलामेंडर के उस साइट में होता है। एक तो
जो हैन जो मुर्गी होती है, जो चूजा होता है, उसकी जो चूजा होता है ना, उसकी रेटिनल सेल्स के अंदर और एक उस साइड ऑफ सेलामेंडर के अंदर पिगमेंट ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। वो मेनली ये मेलेनिन जो होता है उसका ही प्रोडक्शन करता है गोल्जी बॉडी। फिर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्रोसोम का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम या एक्रोसोम फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि अपने पास अब एम्ब्रियोलॉजी जो होता है उसमें भी यही पार्ट लगा हुआ है। तो ये दो जगह पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा बीएससी के अंदर। एक तो सेल बायो के अंदर पूछा जा सकता है गोल्जी बॉडी से रिलेट करके, और फिर एक पेपर थर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है एम्ब्रियोलॉजी को रिलेट करके, क्योंकि वहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी है। हम बात करते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के पास में बहुत सारे गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो आके इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी होती है वो हर किसी न किसी चीज़ का सिक्रेशन करती है। तो गोल्जी बॉडी छोटी छोटी ग्रेन्यूल का सिक्रेशन करती है, जो कि जो किस रूप में बदल जाती है, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहलाती है। ये जो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है, इस पर गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती है झिल्ली का निर्माण कर देती है, जिससे कि ये एक्रोसोमल वेसिकल में बदल जाती है। अब ये एक्रोसोमल वेसिकल जो होती है वो अपने जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जाके फ्यूज हो जाती है। जैसे ही ये न्यूक्लियस से फ्यूज होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी जो झिल्ली जो होती है वो इस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ आवृत हो जाती है। इसके अंदर जो हमने एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बढ़ी है थी वो एक्रोसोम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से एक्रोसोम का निर्माण होता है। जैसे अपन डायग्राम में देखते हैं तो देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, फिर प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण हुआ, फिर वेसिकल में बदल गई और ये वेसिकल जाके यहाँ पे फ्यूज हो जाती है। फिर ये जो वेसिकल्स होती है वो धीरे धीरे न्यूक्लियस पर इस तरह से व्यवस्थित हो जाती है कि एक्रोसोम का पूरी तरह से एक्रोसोम का निर्माण कर लिया जाता है। जैसे कि अब अपने नोट्स में पढ़ लेते हैं कि गोल्जी काय द्वारा वेसिकल्स का निर्माण होता है। इस वेसिकल में उपस्थित घटक एक्रोसोम के समान होते हैं। एक वेसिकल बनते हैं और वेसिकल में जो भी घटक होते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं, वो बिल्कुल कैसे होते हैं, एक्रोसोम के जैसे ही होते हैं। वेसिकल की झिल्ली एक्रोसोम की झिल्ली के समान होती है। जो वेसिकल जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वो बराबर होती है किसके, एक्रोसोम मेम्ब्रेन की। शुक्राणु स्पर्म रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था में गोल्जी बॉडी गोलाकार संरचना के रूप में होते हैं। इनमें केंद्रीय भाग में छोटी छोटी वेसिकल्स होती है, जिनके चारों ओर सकेंद्रित रूप में व्यवस्थित सिस्टर्नी उपस्थित होती है। जो जो परिवर्तन होता है, जो जो डेवलपमेंट होता है, सिस्टर्नी की व्यवस्था अनियमित हो जाती एवं वेसिकल का रूपांतरण आवृत रिक्तिका कॉटेड वैक्यूल के द्वारा हो जाता है। इस रिक्तिका में प्रो एक्रोसोमल कणिका प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण हो जाता है। यह रिक्तिका शुक्राणु केंद्र के शीर्ष अग्रभाग की तरफ प्रवास करती है और यह कणिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा एक्रोसोम कणिका का निर्माण करती है। इससे अंत में एक्रोसोम का निर्माण होता है, जो शुक्राणु के शीर्ष पर केप के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। पादप कोशिका में जो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल जो होती है उस टाइम पर क्या होता है, उसके अंदर जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर सेल प्लेट का निर्माण होता है। ये जो सेल प्लेट का निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। जब सेल प्लेट बनती है उसी से क्या बन जाती है, आगे जाके सेल वॉल का निर्माण होता है। चलो देखते हैं कैसे होता है। पादप कोशिका प्लांट सेल्स में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के समय टीलोफेज प्रावस्था में दोनों पुत्री केंद्रकों के मध्य पैक्टिन तथा हेमिसेलुलोज का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। टीलोफेज का जो लास्ट एंडिंग होती है उस टाइम पर दो पुत्री केंद्रक, दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। उन दोनों डॉटर न्यूक्लियस के बीच में इस तरह से दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। उन दोनों डॉटर न्यूक्लियस के बीच में पेक्टेट और हेमिसेलुलोज जो होता है वो आके जम जाता है। यह पाया गया है कि एनाफेज प्रावस्था के दौरान गोल्जिकाई द्वारा छोटी छोटी वेसिकल्स निर्मित होती है, जो प्रवास कर स्पिंडल के केंद्र में एकत्र, यहाँ पर छोटी छोटी जो वेसिकल्स होती है वो भी आकर इकट्ठी हो जाती है। इन वेसिकल्स में पैक्टिन हेमिसेलुलोज भरा होता है, जो कोशिकीय प्लेट सेल प्लेट का निर्माण करता है। पैक्टिन और हेमिसेलुलोज जो होता है वो सेल प्लेट के निर्माण में मदद करता है, और वो आता कहाँ से, गोल्जी बॉडी की वेसिकल से आता है।
अंत में इनसे कोशिका भित्ति सेल वॉल निर्मित हो जाती है और लास्ट में ही सेल प्लेट से ही क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। तो इस प्रकार ये सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है। और गोल्जी बॉडी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक्टिव करता है, जिससे कि वो एटीपी का निर्माण कर सकते हैं। और इसी एटीपी का निर्माण जो होता है हमें क्रेब्स चक्र, रेस्पिरेटरी साइकिल्स, न्यूरॉन स्टिमुलेशन, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के जो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज में दिया जाता है। वैसे तो गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रेटरी कार्य के लिए होता है, पर अभी तक इसके दूसरे कार्यों के लिए हम स्पष्ट नहीं बता सकते कि इसके अलावा ये और क्या क्या कर सकता है। गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी के उत्पादन हेतु सक्रिय करता है। इस एटीपी का उपयोग श्वसन चक्र, तंत्रिकी संचरण तथा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। गोल्जी के समस्त कार्य इसी स्रावी प्रकृति से संबंधित होते हैं, लेकिन जिन कोशिकाओं में स्रावण नहीं होता है उनमें गोल्जी के कार्य अभी स्पष्ट नहीं होते। ऐसे सेल जो कि सिक्रेशन नहीं करती है तो उसमें गोल्जी बॉडी क्या काम करता है वो नहीं पता है, पर जिस कोशिका के अंदर सिक्रेशन होता है, उसमें मेनली गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, सिक्रेशन का कार्य ही करता है। अब हम ओरिजिन ऑफ गोल्जी बॉडी की बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी जो होता है उसके ओरिजिन कैसे हुई। गोल्जी काय की उत्पत्ति। आज का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो ये हम नेक्स्ट एक और पार्ट में कर लेंगे। पार्ट 3 लेके आ जाऊंगी मैं, जिसके अंदर अपन ये पूरा डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।